हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज जो कवर करेंगे द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्लास 9th का है, पॉलिटिकल साइंस, पार्ट 6 है, पार्ट 5 इससे पहले मैंने कवर किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा मैंने इंट्रो पार्ट भी बनाया है। और आप अगर नहीं देखें तो इसका जो प्रीवियस पार्ट्स है उसको कवर कीजिए और तब इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिए, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखो, बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी एक तरह से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियंस मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको एक बेनिफिट था। बेनिफिट क्या था? तो देखो, जो साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस अबाउट ए व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। यानी देखो, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में जो था वो एक तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा है स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल के बाद उनका कॉम्प्रोमाइज चालू हुआ। और इंडिया में क्या थे, इंडिया में एक तरह से कह सकते हो कि जो स्ट्रगल थे यानी जो लीडर्स थे, स्ट्रगल लीडर्स, वो फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हैं। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो पहले ही क्या कर चुके थे, बहुत कुछ एक तरह से बना चुके थे कि जो हमारा कंट्री होगा वो कैसा दिखेगा, यानी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करेंगे तो हम क्या क्या पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। यानी कह सकते हो कि जो इंडिया था उसको एक बेनिफिट था कि वो प्री प्लान था। यानी जो स्ट्रगल था, यानी एक तरह से कह सकते हो कि स्ट्रगल ना कि ब्रिटिशर के खिलाफ था, वो ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं था, वो था कि इट वाज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुविनेट ओवर कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। यानी एक तरह से आपको कंट्री को नया करना और उसके जो सोसाइटीज है उसको चेंजेस करना और पॉलिटिक्स में भी चेंजेस लाना, ये हमारे जो स्ट्रगल जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ये मोटो था। ये मोटो नहीं था कि जो ब्रिटिशर है उन्हीं को हम लोग क्या करें यहाँ से भगा दे, एक मोटो नहीं था उनका। ये भी मोटो था कि जो हमारा कंट्री आने वाले समय में कैसा दिखेगा और उसकी सोसाइटी कैसे होगी, उसको ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स उसका कैसा होगा, वो सब एक तरह से वो प्री प्लान कर रहे थे, यानी प्री प्लान थे। उनका स्ट्रगल इसके लिए भी था, ना कि आपको ब्रिटिशर के लिए था। तो ये एक बेनिफिट था यहाँ की जो साउथ अफ्रीका था वो प्री प्लान नहीं था, वो कॉम्प्रोमाइज है। उसके बाद उन लोगों का एक तरह से सहमति बनी, जिस तरह उन लोगों ने एक तरह से स्ट्रगल वहाँ ओवर हुआ, व्हाइट जो गवर्नमेंट थे अपना पावर छोड़े और उसके बाद जो ब्लैक के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज चालू किया। लेकिन जो इंडिया लीडर्स थे उनका पहले ही से प्री प्लान चल रहे थे, एक तरह से प्री प्लान चल रहे थे। समझ में आ रहा? हाँ, देखते हैं 1928 में क्या होता है। जो मोतीलाल नेहरू थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1928 में कह सकते हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट कर लिया गया था एक तरह से, और उसको सोच लिया गया था उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखना है, यानी कुछ पॉइंट्स पहले ही तैयार कर लिए गए थे हमारे। इन 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स जो थे वो पहले ही से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक तरह से कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर चुके थे, थोड़ा सा बना चुके थे, उसका प्रस्ताव रख चुके थे कि वो कैसा होगा, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़े तो ये सब पॉइंट्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर देखते हैं 1931 जो कराची सेशन था, कराची सेशन में क्या हुआ, इन द कराची सेशन द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी कराची सेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस था एक तरह से वो अपनी सहमति अपना विचार पूरी तरह से रख चुका था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो कैसा फ्यूचर में दिखेगा, यानी हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा दिखेगा, यानी उसका पूरा डिस्कशन समझ सकते हो कि प्री प्लान हम लोग है। यहां से तुमको पता चल रहा होगा कि जो लीडर्स थे वो ये सब पहले ही से थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे, यानी उनको मौका मिलेगा तो ये सब पॉइंट से इंक्लूड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने किया है। तो ये क्या, हाँ, फिर आते हैं यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब जो थे एक तरह से इस पे उन लोग का विचार था कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और हम जो माइनॉरिटीज है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखें इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यानी ये सबको लेकर उनका डिस्कशन था। और ये जो वैल्यूज थे, सम बेसिक वैल्यूज वेयर एक्सेप्टेड बाय द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी संविधान सभा के फॉर्म होने से पहले ही इनका ये सब पे विचार चल रहा था। यानी देख सकते हो द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन कैसा जा रहा है, यानी हम लोग प्री प्लान चल रहे थे, हम लोग क्या करते थे, प्री प्लान चल रहे थे। और ये सब जो वैल्यूज थे इसको पहले ही जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज है, चाहे राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है, या प्रोटेक्टिंग राइट टू माइनॉरिटीज है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब पे जो बेसिक ये सब वैल्यूज है और भी कुछ वैल्यूज है जिस पे वो लोग क्या कर चुके थे, एक तरह से एक्सेप्टेड थे। यानी एक तरह से इनका विचार सहमति था कि हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अगर फॉर्म होगा तो ये सब पॉइंट्स हम ऑफ कोर्स इंक्लूड करेंगे। यानी इनको पहले ही से ये सब एक तरह से इनके बारे में हर चीज के बारे में वो लोग एनालाइज कर चुके थे, सोच समझ चुके थे पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं था।
हाँ, अब कुछ और भी नेक्स्ट पॉइंट है जिसको कवर करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपके बुक से थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, यानी थोड़ा डिवाइडेशन किया है। हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स थिंग, दो यहाँ पॉइंट्स है, उसी को कवर करना है हम लोग को। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश के बारे में जानना है। तो जो ब्रिटिशर थे, एक तरह से कह सकते हैं उस टाइम जो वोटिंग राइट्स बहुत कम को दिए हुए थे, और जो लेजिस्लेचर था आपके, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है एक तरह से, जहाँ का लॉ डिस्कशन होता है क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत वीक किया हुआ था आपके, बहुत वीक था। और उसने एक बार क्या किया, इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। आपके कह सकते हैं कि उसने इलेक्शन कंडक्ट कराया था, हेल्ड कराया था 1937 में, किसके लिए, तो टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर के लिए, और मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया के लिए उसने क्या किया था 1937 में, एक तरह से इलेक्शन एक तरह से हेल्ड कराया हुआ था। लेकिन जो गवर्नमेंट उस समय बनी वो फुल डेमोक्रेटिक नहीं थी, इलेक्शन कंडक्ट आया, लेकिन जो गवर्नमेंट बनी थी वो फुल डेमोक्रेटिक नहीं थी, क्योंकि बहुत कम को राइट्स दिया गया था वोटिंग के लिए, तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक तो होगा नहीं। अब आते हैं इंडियन लीडर्स क्या थिंक करते थे, उनका क्या एक तरह से थॉट्स था। तो जो आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस, जो हमारे लीडर्स थे वो बहुत ही एक तरह से कॉन्फिडेंस थे टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो एक तरह से दूसरों कंट्रीज यानी दूसरे के कंट्रीज यानी अलग अलग कंट्रीज से बहुत एक तरह से सीखते भी थे, और उससे बहुत इंस्पायर थे, बहुत कॉन्फिडेंट भी थे, और उनके लॉज को लेकर, उनके कानून को लेकर। लेकिन इतने भी अंधे नहीं थे, ब्लाइंड नहीं थे कि साफ जो वो लॉज है वो इसको यहाँ हम लोग क्या करें, एक तरह से कंटिन्यू कर दें, नहीं, वो क्या करते हैं, बट ऑन आवर ऑन टर्म्स, यानी वो अपने एक तरह से देखते हैं, सीखते हैं, बट अपने एक तरह से देखते हैं उस टर्म्स को कि सही है कि नहीं, यानी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे कंट्री में होगा तो वो सही होगा कि नहीं होगा, यानी कुछ इंस्पायर थे। तो देखो जो मेनी लीडर्स थे, माने बहुत सारे लीडर्स थे, वो इंस्पायर किस किस आइडियाज थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का। और सेकंड है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में कैसा डेमोक्रेसी था, उससे वो इंस्पायर थे। और द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए से कह सकते हो कि अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब वो वहाँ से वो लोग देखे थे और वहाँ से इंस्पायर थे। और फिर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और उससे भी इंस्पायर थे। हाँ, इंस्पायर मेनी लीडर्स टू थिंक शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। और यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से उनको इंस्पायर इससे थे, यानी ये रशिया में जो एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ था रशियन रिवोल्यूशन, उससे हमारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर थे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर, यानी यहाँ से इक्वालिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट उठा रहे थे। और फिर आते हैं लास्ट, यहाँ मैंने लिखा, हाँ, एट ईच स्टेप दे वेयर क्वेश्चनिंग वेदर दिस थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, यानी जितने भी थिंग्स थे ये सूट कर रहे हैं कि नहीं हमारे कंट्री पे। यानी देखो लॉ जो होता है उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे लाते हो, हमारे कंट्री में उसको लाते हो तो क्या बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चनिंग था कि सब पे लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे कंट्री को सूट करता है कि नहीं करता है। और जितने भी फैक्टर्स थे ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे एक तरह से मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी फैक्टर्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बहुत हेल्प कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हो सकता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग पॉइंट्स। तो ये थे आपके द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अगर कुछ डाउट्स है आपके तो आप कमेंट कर सकते हैं।